अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 30 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुमकिना कानून साजी जो कि करने जा रही थी हुकूमत और जो अभी भी कहा जा रहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे करेंगे उसकी जानिब उसके बारे में एक और फैसला आया है। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला लिखा और आज जस्टिस अतर मनल्ला का जारी करदा एक नोट है जिससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है कि आइन का आर्टिकल 8 क्या है और आइन का आर्टिकल 8 में रद्दोबदल करने से या उससे मुल्हिका किसी भी बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल के अंदर रद्दोबदल करने से किस किस्म के नताइज मुरतब होंगे। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अचानक से हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, ख़त नहीं भी लिखा था, ख़त के अंदर जिन जजेस के ख़त में सिग्नेचर्स नहीं भी थे, उनकी जानिब से आवाज़ें कैसे उठना शुरू हो गई हैं। बाकायदा जो इमरान खान के ट्रायल थे उससे मुतालिक एक जज साहब के आज के रिमार्क्स ये साबित करते हैं कि जो सियासी मकासद के लिए किए गए मुकदमे हैं वो किस तरीके से कूड़ेदान में जा सकते हैं। तफसीलात मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक जो फैसला था वो दिया था जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस कादी फरीसा के बेंच ने। गो कि उसका जो फैसला है वो आज जारी किया गया और उर्दू में जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया था, आपको याद होगा, मुख्तार अहमद नामी एक शहरी थे जिनकी दरख्वास्त थी और ये पिछले साल का फैसला था। उसके अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत दरख्वास्त गुजार को दी जाए। माजी के जो तमाम तर कंडक्ट थे, उस वक्त के रजिस्ट्रार, उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से, उन सबको जो है वो एक तरह से ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आज जो ये तफसीली फैसला जारी हुआ है इसमें जस्टिस अतर मनल्ला का 2 सफ़ाती नोट इसलिए अहमियत रखता है कि हमें मालूम है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा तो अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके, माजी बन चुके, और मैं समझती हूँ कि उनके बारे में कोई भी बात करना बिल्कुल गैर ज़रूरी है और उनको इतनी अहमियत देना कि वो किसी भी तरह से ख़बरों में या किसी भी चीज़ में ज़िंदा रहे सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। तो उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ जस्टिस अतर मनल्ला का इजाफी नोट है, जिसके हवाले से बात इसलिए करूंगी क्योंकि जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वो जजेस हैं जो इस वक्त खटकते हैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में और जिनके इस्तीफों के बार बार मुतालबे किए जाते हैं ज़राए से। तो जस्टिस अतर मनल्ला ने अपने इस इजाफी नोट के अंदर, गो कि उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फरीसा के फैसले की तौसीक की है, उसके साथ इत्तफाक किया है, लेकिन वो अपने इजाफी नोट में आर्टिकल 8 से मुतालिक एक बहुत अहम बात लिख रहे हैं। और आर्टिकल 8 वो है जो हर शख्स को इजाज़त देता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक इक्वली ट्रीट हो और उसके अलावा तमाम बुनियादी जो हकूक़ हैं उनके अंदर ऐसा कोई भी रद्दोबदल करने या पार्लियामान को ऐसी किसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो। तो जस्टिस अतर मनल्ला ये लिखते हैं कि ये देखा गया है कि आइन का आर्टिकल 8 गैर मुबहम अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाबे अव्वल यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत दिए गए हकूक़ से मुतसादिम हो। वो फिर लिखते हैं मजीद कि ये रियासत को किसी यानी आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी किसी भी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को छीन ले या मुख्तसर कर दे यानी या कम कर दे या वाज़े तौर पर किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी में बनाया गया हो। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई है और इसमें पार्लियामेंट और मुतलका सूबों की कानून साज असम्बलियाँ शामिल हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से जो आर्टिकल 17 है या आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 बेसिकली आर्टिकल 19 ए के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क़याम अमल में आया और उसके बाद किसी भी शहरी को उसके इंसाफ तक, उसके जो मालूमात तक रसाई का हक है वो हासिल है और उसे उससे महरूम नहीं किया जा सकता। उसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कि अगर शहरी ये समझे कि बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ यानी अदालतें उनको उन बुनियादी हकूक़ से दूर रख रही है या उन बुनियादी हकूक़ को महदूद करने में मुलव्विस है, तो उनका जो एतमाद है वो इदारे पर ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर जस्टिस अतर मनल्ला बाकायदा ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर जो पार्लियामान है, सुप्रीम कोर्ट है, वही शरीके जुर्म बन जाए, वही शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ को कम करने में मसरूफ़ हो जाए, तो फिर शहरियों का एतमाद बाकी नहीं रहेगा बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालतों के ऊपर। फिर वो ये लिखते हैं कि अगर शहरियों का एतमाद नहीं रहेगा तो अदलिया की जो आज़ादी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और फिर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तलवार यानी फ़ौजियों की तरह वो बंदूकें लेकर नहीं खड़ी होती और ना ही ख़जाने पर उनका कोई कंट्रोल होता है जैसे कि हुकूमत का होता है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत और उनकी ताकत अवाम के एतमाद ही पर मुनहसर है। कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट से ये सोच कर नहीं जाना चाहिए कि मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त कबूल ना करना अवामी मालूमात को छुपाने या दबाने के मुतरादिफ है। और फिर वो ये कहते हैं कि अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मालूमात के अस खुद देने का कोई तरीक़ेकार मुरतब करे। जस्टिस अतर मनल्ला के इस नोट से आज मैं ये समझी हूँ
کہ अब जजेस के दरमियान ये आरा बिल्कुल मजबूत होती जा रही है और जस्टिस अतर मिनल्ला गो के सबको मालूम ही है कि वो इस किस्म के जज हैं जो ये समझते हैं कि कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की दीगर जो पाबंदियां हैं या पार्लियामान का जो कानून साजी का हक है उसको ज़रूर बाला होना चाहिए, लेकिन वो अदलिया के दरमियान में नहीं जो है वो रुकावट डाल सकता। और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी के बीच में एक फ़र्क है। जस्टिस याया आफरीदी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वाबदीदी इख्तियार को बहुत महदूद अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की ये राय है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास इजाफी इख्तियारात है जो बाकी अदालतों के पास नहीं है, बाकी इदारों के पास नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने इजाफी इख्तियारात को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ख़ासतौर पर तब जब बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब हो रहे हों, तब जब शहरी बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हों, तब जब शहरियों के हकूक पर डाका डाला जा रहा हो। और इसी बात का इजहार जस्टिस अतर मिनल्ला इलेक्शन समेत दीगर अपने इजाफी नोटों की सूरत में भी कर चुके हैं। आज का ये नोट मैं इसलिए अहमियत का हामिल समझती हूँ कि हम सबको मालूम है कि पार्लियामान से जजेस की तादाद बढ़ाने, मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया भी, और उसके अलावा जो दीगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर मजीद तरमीम है वो करने के लिए एक बिल तैयार है और ये कहा जा रहा है कि वो परसों यानी जुम्मे को पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा और जाहिर है सादा कानून साजी है और उससे मंजूर भी हो जाना है। इस सूरत हाल में जस्टिस अतर मिनल्ला या किसी भी जज का फैसला इसलिए अहमियत रखता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मजीद खामोशी रखेगी या कुछ रिएक्ट करेगी। एक चीज़ हमें जो मालूम है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अब वतन वापस लौटेंगे गालिबन परसों ही यानी जुम्मे को, और उनके वतन वापस लौटने पर एक जो बहुत चीज़ वाजे होनी है वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ को तस्लीम तो कर चुके, यानी वो ये मान चुके हैं कि अगर पार्लियामान ने उनको चीफ जस्टिस बनने के हक से महरूम रखा है तो फिर वो उस हक से महरूम ही रहे। लेकिन दूसरी जानिब वकला तहरीक की बात होती है, यानी वकला के बारे में ये था कि वो मुतहर्रिक हो रहे हैं और आपको पता है कि वकला तहरीक अगर कोई बात हो रही थी उसके बारे में तो उसका जो सहरा है वो सर सजरा था हामिद खान के। हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पूरे के पूरे ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मंसूब करके देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ बार के इलेक्शंस हुए, अभी तक बदकिस्मती से उनके कोई नताइज मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सके। सिर्फ ये मालूम है कि सेक्रेटरी के ओहदे पर जो हामिद खान ग्रुप के थे वो एक बड़ी लीड से जीत रहे हैं और जो सदर की सीट पर आसमा जहांगीर ग्रुप के जो थे वो एक मुख्तसर 100 से समथिंग 100 की कुछ की लीड है उनकी, 123 वोटों की गालिबन, उससे वो जीत रहे हैं। और हमें पता है कि ये क्लोज मुकाबला है, लेकिन सेक्रेटरी की सीट पर मुकाबला सख्त था। अब कल से अभी तक जो बार के एक ये छोटे से इलेक्शंस हैं जिनमें टोटल 4000 के करीब वोट्स हैं, तो उन 4000 से ज़ायद वोट्स हैं, बल्कि उन इलेक्शंस का अभी तक रिजल्ट ना आना ये जाहिर करता है कि भाई जो कल से खबरें चलवा रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला थे उनकी तो मतलब बिल्कुल ही गुम हो गए और वकला ने तौसीक कर दी है 26वीं आईनी तरमीम की, वो अब शायद उनको रिजल्ट भी मैनेज करके दे रही हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा था कि सदर के अलावा जो तमाम एग्जेक्टिव बॉडी है बार काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और उसके अलावा सूबाई वाइस सदूर हैं, उनकी नशस्तों पर हामिद खान ग्रुप लीड ले रहा था। और फिर जाहिर है एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही हाथ पैर बंधे हुए या बगैर दांतों के शेर हो जाता सदर, तो वो नहीं करी इस्टेब्लिशमेंट को, तो आपको पता है नहीं मंजूर। अब उनको तो फॉर्म 47 के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल है, तो शायद अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार के रिजल्ट्स ना आने की वजह यही है कि वहाँ पर भी अपने मतलूबा नताइज हासिल किए जा रहे हैं। हम एफसीआर के एपिसोड में आपको तफसील से ये ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से तमाम तर ये बैकग्राउंड के साथ चीज़ें चली, कहाँ तक आकर रुकी, क्या कुछ हुआ। सिर्फ एक मरतबा इंतज़ार है कि जो डिटेल्स हैं इलेक्शंस की वो आ जाए। उसके अलावा अब हाई कोर्ट के जजेस आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने आज़म सवाती का मुकदमा था और उसके अंदर उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी यानी एटीसी के जज हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन, मशहूर ज़माना जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने साइफर मुकदमे की भी समाअत की, उनके कंडक्ट के हवाले से ये कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे नस्ब हैं, यानी वो क्यों हर चीज़ में डिले करते हैं। और कैमरे नस्ब से आपको पता है कि 6 जजेस ने ख़त लिख कर ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि उनके ऊपर जासूसी की जा रही है। तो ऐसे में अबुल हसनात जुल्करनैन के बारे में मियां गुल हसन औरंगजेब, जो कि एक्सपेक्टेडली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर भी अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि वो बनाए जाएंगे, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनको भी ना बनाया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि क्या अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं। हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जहां अबुल हसनात जुल्करनैन मिसकंडक्ट कर रहा है, लेकिन हालात कुछ ये हैं कि आपने अबुल हसनात जुल्करनैन को पहले एक अदालत से उठाकर अब अपने एटीसी यानी खसूसी अदालत का जज बना दिया। फिर ये लिखते हैं कि हमने पहले भी लिखा
कि अबुल हसनात को वापस भेजो। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि फौरी तौर पर अबुल हसनात जुल्करनैन को वापस भेजा जाए क्योंकि उनका कंडक्ट दुरुस्त नहीं है और इसकी कारस्तानियाँ, यानी एक जज के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जो कि हाई कोर्ट आपको पता है मातहत अदलिया की एक एडमिनिस्ट्रेटर भी समझी जाती है, तो वहाँ के जज साहब ये कह रहे हैं कि इसकी कारस्तानियाँ, यानी हमने पहले भी देखी हुई है कि साइफर के ट्रायल में ये क्या कुछ करते रहे, दुनिया में कभी इस तरह का ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह का साइफर का ट्रायल हुआ। आपको याद होगा साइफर के ट्रायल से मुतालिक मुतअद्दिद दरख्वास्तें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने सुनी और वो वेल वर्स्ड हैं और फाइनली उन्होंने वो साइफर का ट्रायल चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ बैठकर कलअदम भी करार दिया था। तो फिर वो ये कहते हैं कि पता नहीं इस्लामाबाद में कब इंसाफ होगा, फिर वो कहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कि इस्लामाबाद में तब तक इंसाफ नहीं होगा जब तक ये शख्स यहाँ पर बैठा है, यानी अबुल हसनात जुल्करनैन। और उसके अलावा कहते हैं कि ये आदमी धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम कानून के मुताबिक इंसाफ करने आए हैं और हमने खुदा को जवाब देना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, आपको मालूम है कि जब से 6 जजेस ने खत लिखा था उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीसा की एक्सटेंशन की आवाज़ें उठने लगी और छुट्टियों के बाद जब जजेस आए तो काफ़ी खामोशी थी, वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो उस तरीके से ऑर्डर्स पास नहीं कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन आज अचानक दोबारा से ये लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने रूह फूंक दी है और हमने देखा कि 2-3 दिन पहले भी जजेस की जानिब से इस किस्म के फैसले आने लगे जो कि 2-3 महीने के गैप के बाद था, यानी 26वीं आईनी तरमीम की धुन छटी, उसके बाद बुशरा बीबी की जमानत हुई, फिर अब हमने देखा कि आज आजम खान सवाती के मुकदमे में इस किस्म के रिमार्क्स आए, फिर ईमान मजारी और उनके जो शोहर हैं वो गिरफ्तार हैं, उनके भी जो रिमांड के ऑर्डर्स थे उनको हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया। तो ये सब कुछ एक नई तरीक़ेकार से हाई कोर्ट चल रही है, लेकिन अब ये देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। पार्लियामान की हदूद पर क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिएक्शन आएगा? मैं ये तो नहीं कह सकती कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन ये ज़रूर वसूख से कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस इस हक में नहीं हैं कि पार्लियामान को इस तरह की जो बेदरीग इस्तेमाल है उनके अख्तियार का वो दिया जाए। और जाहिर है कि इसके बारे में माजी के फैसले भी मौजूद हैं। आज जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने अपने जजमेंट में भी यही लिखा कि वो जो फैसले वगैरह लिखे गए हैं पहले, उनकी हदूद से बाहर भी कानून साजी नहीं हो सकती, लेकिन हमने देखा कि कानून साजी हुई है, 26वीं आईनी तरमीम हुई है और इससे जजेस का माइंड रिफ्लेक्ट होता है। मैं तो आपको मुतअद्दिद बार बताती रही हूँ कि जजेस के मेजॉरिटी ऑफ जजेस खिलाफ हैं इस कानून साजी के आइडियोलॉजिकली। और फिर हमने ये भी देखना है कि अगर हुकूमत कोई आईनी बेंचेस बनाती है उनकी का तरीक़ेकार क्या होगा, और अपनी मर्जी के आईनी बेंचेस बनाने से पहले हुकूमत कानून साजी ला रही है ताकि पहले नए जज लगाए जाए, फिर उनको आईनी बेंचेस पे बैठाया जाए, फिर मेजॉरिटी चेंज करवाई जाए, तो कब तक ये पूरा निज़ाम जकड़ कर रखा जा सकता है, ये भी हमने देखना है। क्या जो नवंबर के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हवाएं तब्दील होंगी या नहीं, ये हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। अक्टूबर तो अपने तमाम तर जो अक्टूबर अपने तमाम तर जो आप कह सकते हैं कि एक्टिविज्म था उसके साथ ख़त्म हो गया। चीफ जस्टिस काजी फरीसा की रुखसती हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, जस्टिस याया आफरीदी आए, लेकिन अब देखना है कि क्या नवंबर के आगाज़ से चीज़ें तब्दील होंगी या इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी के साथ भी बहुत कुछ मशरूत है। मज़ीद तफसीलात जो बार के इलेक्शन से मुतालिक है और उसके अलावा जो कुछ भी इस्लामाबाद में आज सुबह से चल रहा है वो मैं आपके साथ एक और व्लॉग की सूरत शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।